हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद, एक फिक्शन निगार, जर्नलिस्ट और ब्लॉगर। और आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं। एक सवाल कि इस खित्ते में जहां हम रहते हैं वो कौन सा जुग्राफियाई तौर पे या सियासी तौर पे बड़ा वाकया था जिसने न सिर्फ इस खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर किया। यकीनी तौर पे आप मुतातिद वाकयात का तस्करा कर सकते हैं, मगर अमूमी तौर पे हम कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन का जवाल, सोवियत यूनियन का टूट जाना वो सबसे बड़ा वाकया था जिसने न सिर्फ इस खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर किया। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक सोशलिस्ट ब्लॉक था और एक, हम इसे साम्राज्य कह सकते हैं, ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक कह सकते हैं, जहां सरमायादाराना निजाम था, उसकी जय जयकार थी, उसका चर्चा था। तो एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ रूस। सर जंग में दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ कम्युनिस्ट थे और एक तरफ कैपिटलिस्ट थे, और ये जंग चलती रही। अफगानिस्तान में उसका इख्तितामी मरहला था, इख्तितामी महाज था, जहां रशिया को शिकस्त हुई, रूस को शिकस्त हुई, और जिसके बाद सोवियत यूनियन का जवाल हो गया। अब चूंकि हम पड़ोसी थे, अफगानिस्तान के हैं, अब तक हम उसकी वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, बैन अवी ताकतों की गलतियों की वजह से सफ़र कर रहे हैं, खुद अफगानी भी सफ़र कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल उस जंग में हम कूदे, यकीनी तौर पे हमने फ़ायदे भी उठाए, और हमने जश्न मनाया कि जो हम कम्युनिस्ट हैं, जिन्हें हम काफिर कहते थे, उन पे आखिरी ज़र्ब हमने लगाई। बल्कि कुछ कॉलम निगार तो राइट विंग के जज्बाती होके कहते थे कि जनाब, आखिरी ज़र्ब नहीं बल्कि उससे शिकस्त ही हमने दी है। ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि राइट विंग के लिखने वालों ने, दानिशवरों ने हमें फिक्री तौर पर बेहद नुकसान पहुंचाया, मगर अभी ये मौजू नहीं है, इसे हम रहने देते हैं। हम बात करते हैं अदब की, क्योंकि ये चैनल अदबी मौज़ूआत के लिए है। इसी के लिए मैं आपका वक्त लेता हूँ और अपना वक्त आपके लिए वक्फ करता हूँ। तो जब इतना बड़ा वाक़या हुआ भैया, हमारे पड़ोस में हुआ, तो क्या हमारे कलमकारों ने, बिलखुसूस फिक्शन निगारों ने और शोरा ने इस पे कलम उठाया? हमारे यहाँ तरक्की पसंदी की एक लहर थी, तरक्की पसंद तहरीक थी, और हम जानते हैं कि उसके पीछे सोवियत यूनियन की तरक्की पसंद तहरीक थी, अदबी तहरीक थी। दुनिया भर में जहां जहां प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी, सोवियत यूनियन उसे सपोर्ट किया करता था। जहां जहां कम्युनिस्ट इनकलाब आया, सोशलिस्ट इनकलाब आया, सोवियत यूनियन ने माली तौर पे, अखलाकी तौर पे, अफराजी कुव्वत के साथ उसकी मदद की। ये काम बाला काबिल तारीफ था कि एक मुल्क दुनिया भर में कैपिटलिस्ट सोच के खिलाफ लड़ रहा था। खैर, तो जनाब, हमारे यहाँ तरक्की पसंदी थी तब तो रशियन लिटरेचर का बड़ा चर्चा हुआ। विदेशी जबानों का किताब घर मास्को से किताबों के तर्जुमे होते और यहाँ तकसीम होती। लेकिन जब सोवियत यूनियन का जवाल हुआ, एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, तो क्या हमारे अदीबों ने उस पर लिखा? तार साहब ने इस पे कलम उठाया, एक नॉवेल लिखा। जी हाँ, अफसाना नहीं, नज्म नहीं, गजल नहीं। गजल तो एक मौजूआत का अहाता करती भी नहीं है। एक नॉवेल, एक जखीम नॉवेल, एक बड़ा नॉवेल जो इस वक्त मेरे पास है, ए गजाल शब, तार साहब के हालिया बरसों में आने वाले, ये कह लीजिए 1.5 अशरों में आने वाले नॉवेल्स में एक अहम नॉवेल। यूं अहम नॉवेल कि शायद ये सोवियत यूनियन के जवाल पे लिखा जाने वाला पहला नॉवेल है उर्दू में। या अगर इस मौजू पे उर्दू में कुछ और नॉवेल्स लिखे गए, अफसाने लिखे गए, तो उस तरह चर्चा में नहीं आए। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने तार साहब को मकबूलियत अता की है, उनकी कलम में कुव्वत अता की है, उनके चाहने वाले पूरी उर्दू दुनिया में मौजूद हैं। हम कह सकते हैं कि उनकी मकबूलियत का जो मोहब्बत उन्हें मिली, उसका मवाजना शायद ही अहद हाजिर के किसी फिक्शन निगार कलमकार से मुमकिन हो। तो तार साहब का ये नावल एक गजाल शब कहानी बयान करता है उन किरदारों की जो कम्युनिस्ट इनकलाब पे, सोवियत यूनियन के इनकलाब पे यकीन रखते थे, और वो उस इनकलाब के साथ आगे बढ़े,
उन ममालिक का रुख किया जहाँ ये इनकलाब आया था, वहाँ डेरे डाले। मगर जब सोवियत यूनियन का ज़वाल हुआ तो यकसर चीज़ें बदल गईं, सब कुछ बदल गया, नज़रियात बदल गए, फिक्र बदल गई। सोवियत यूनियन में लेनिन जो एक अलामत था, सिंबल था, उसका मुजस्मा अगर हटाया जाता है, पिघलाया जाता है, तो क्या उससे सलीब बनती है, क्या उससे क्रॉस बनता है? वो लोग जो दूसरे मुल्कों से इस नज़रिए के लिए आए थे और इन कम्युनिस्ट ममालिक में उन्हें बेहद इज्जत और मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था, सहूलियात दी जाती थी, उन पे क्या बीती सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद। वो कैसे बेजड़ी के अलमिये से गुजरे कि पहले वो अपना मुल्क छोड़ के आए थे एक नज़रिए के लिए, यहाँ उन्हें मकाम मिला, इज्जत मिली, वसाइल भी कुछ फराहम किए गए, सहूलियात फराहम की गई, तो वो इस नज़रिए के साथ जुड़ गए। मगर जब ये नज़रिया ख़त्म हुआ, लेनिनिज़्म ख़त्म हुआ, कम्युनिज़्म ख़त्म हुआ, तो फिर उन्हें दोहरे कर्ब का सामना करना पड़ा कि ना तो पाकिस्तान में उनकी जड़ें बाकी थी, या थीं तो उससे वो जुड़े हुए नहीं थे, और यहाँ पे भी वो लाताल्लुक हो गए। तो ऐसे ही कुछ किरदारों की कहानी बयान की है तार साहब ने। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4 किरदार हैं, अलग अलग जगहों पे, एक ही नज़रिए के साथ, एक ही एतमाद यकीन के साथ पहुँचते हैं। और जब सोवियत यूनियन का ज़वाल होता है, चीज़ें बदल जाती हैं, बेजड़ी का अलमिया होता है, तो फिर वो वापसी की समत आते हैं, और फिर वो एक जगह शहर में इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, और फिर कहानी आगे बढ़ती है। और इसके अंदर तार साहब कहीं कहीं जादुई हकीकत निगारी की तकनीक को भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ पीसीस तो बेहद खूबसूरत हैं, जहाँ वो बेजान अशिया के अंदर ज़िंदगी फूंक देते हैं। बहुत ही खूबसूरत तार साहब का कलम है। तो इस लिहाज से एक गज़ारे शब बेहद अहम नावल है कि सोवियत यूनियन का ज़वाल जो बहुत बड़ा वाक़या था, उस पर कलम उठाया तार साहब ने, एक बड़े तख्लीक़कार ने कलम उठाया, एक अच्छा नावल लिखा, काबिल मुतालिया नावल लिखा, और इसने उस अलमिये को बयान किया जो हम पे बीता। असल बात यह है कि हम दुनिया भर में रूनुमा होने वाले वाक़यात को अपने एहसास और अपने कर्ब से जोड़ के देख सकते हैं, बजाय इसके कि सोवियत यूनियन के ज़वाल की कहानी लिखी जाए। ये कहानी लिखी जाए कि हम हमारे लोग इस ज़वाल से किस तरह मुतासिर हुए, और उसे ही तार साहब ने बयान किया है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसका पहला पैराग्राफ आप दोस्तों से शेयर करूं, मगर तार साहब का उसलूब इतना पुख्ता है और जिस तरह की वोकैबुलरी वो इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं कहीं पढ़ते हुए अगर कुछ मैं गड़बड़ा जाऊं तो मुझे माजरत, पेशगी माजरत। आग के जहर मोहरा रंग के दबेस पत्ते, जिनकी रगों में जहरीला घना और लैसदार दूध ठहरा हुआ था, और उन पत्तों की घनावट में मुतअद्दिद डोडे अपने दहन खींचे हुए मुंतजिर थे कि उनमें से कौन है जिस पे झुलसती आग बरसाती तपिश यूं असर करती है कि उसका मुंह खुल जाता है, और उसमें से एक आग की बुढ़िया रुई के रेशों से बनी एक माई बूढ़ी बरामद होती है, जिसकी नर्म सफेदी के अंदर एक स्याह बीज है, जिसे वो माई बूढ़ी उड़ाए लिए जाएगी दूर दराज की जमीनों तक, जहां वो हाँप कर गिरेगी, और उसमें पोशीदा बीज को वो जमीन अपनी आगोश की गर्मी में यूं सींचेगी कि वहां आग के एक और बूटे की कोंपल फूटेगी, नस्ल का तसलसल जारी रहेगा। पहला पैराग्राफ सिर्फ मैंने पढ़ा है। बहुत ही तार साहब की बुनत, उनका तजुर्बा, उनका मुशाहिदा इस्तेमाल होता है उनके फिक्शन में, और वो दिल मोह लेता है। एक अहम किताब है, मौजू बेहद अहम है, किताब भी काबिल मुतालिया है। तार साहब का फिक्शन हमारे लिए गिफ्ट है। और आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भैया इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि किताबों की बातें करने वाले लोग कम हैं, तो बराए मेहरबानी इन्हें आगे तक पहुंचाएं इन वीडियोस को। और हमारा टारगेट है कि हम 4,500 सब्सक्राइबर कर सकें। अभी जुलाई है, अगस्त सितंबर तक का हमारा टारगेट है। 1,000 सब्सक्राइबर की हम तलाश में। क्या ये मुमकिन है? हाँ, मुमकिन है। आप ऐसा कर सकते हैं, हमारा साथ दें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और इजाज़त चाहूँगा। और गुज़िश्ता दिनों, ये मुमकिन है आने वाली वीडियोस में आप इन कुतुब का तज़किरा देखें। पहचान मिलान कुंडेरा का नावल है, बहुत खूबसूरत नावल है, मोहम्मद उमर मेमन का तर्जुमा है, और 40 चिराग इश्क के जमहूरी पब्लिकेशन ने इसे शाये किया है, और हुमा अनवर साहिबा का तर्जुमा है। एलिफ शफक का नावल है,
دی 40 رولس آف لو جلال الدین رومی کی کہانی ہے. اسی طرح کی کتابوں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا اور شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. خدا حافظ.